नमस्कार। हिजाब जैसी व्यवस्था की बात शुरू होते ही सबसे पहले हमें भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को याद कर लेना चाहिए। उनकी बेटी इंदिरा गांधी को जेलों से लिखी उनकी चिट्ठियों का संकलन ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलता है। अपनी 23 मई 1932 को लिखी चिट्ठी में वो इस पर्दा प्रथा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अरबों में पर्दा प्रथा खास तौर पर कॉन्स्टेंटिनोपोल और पर्सिया के महलों से प्रभाव में आई। दुर्भाग्य से मुख्य समाज से स्त्रियों को अलग थलग करने की ये कुप्रथा इस्लामी समाज का एक प्रमुख लक्षण बन गई और भारत में भी इसी समाज के संपर्क से आई। वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अब भी कुछ लोग इस बर्बर प्रथा के पक्ष में तर्क देते हैं। समाज से कटी हिजाब पहने स्त्री के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे किसी जेल या चिड़ियाघर की याद आती है। अपनी आधी आबादी को एक तरह की जेल में कैद करके कोई देश कैसे आगे बढ़ सकता है। यहीं पर वो तुर्की के कमाल पाशा द्वारा इसे खत्म किए जाने की बात भी करते हैं। कमाल पाशा ने बुर्के को खत्म कैसे किया था? जब इलाके के कट्टरपंथियों के दबाव में कई महिलाओं ने उस दौर की तुर्की में बुर्के, हिजाब, नकाब का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो कमाल पाशा ने वेश्याओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया। इस नियम के लागू होने के कुछ ही दिनों में आम स्त्रियों ने अपने आप बुर्का इत्यादि का इस्तेमाल बंद कर दिया था। आज हम लोग जब भारत में अदालती फैसलों की नजर से इस मामले को देखते हैं तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि यूनिफॉर्म लागू ही इसलिए होता है ताकि कोई आर्थिक, सामाजिक या मजहबी कारणों से दूसरों से अलग न दिखे। स्कूल में सभी बच्चे बच्चियां एक जैसे कपड़ों में आए, इसलिए एक जैसे कपड़े, जूते इत्यादि का नियम है। ऐसे में एक अलग मजहबी पहचान प्रदर्शित करने के लिए बुर्के का इस्तेमाल सीधे एक गलत सोच ही है। इस तरह की सोच को रोकने का नतीजा क्या होता है? इसके लिए हमें सिर्फ हिंसक हिजाबियों की नहीं बल्कि इतिहास को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम लोग चलेंगे 1984 के दौर के भारत में। उस दौर में मकबूल बट नाम के एक कश्मीर के आतंकी को सजा होने वाली थी। उसके आतंकी साथी उसे छुड़ा लेना चाहते थे। हाल तक भारत में मकबूल बट के नाम पर हंगामा करने की कोशिशें होती रही हैं। आप इसे कुछ साल पहले के जेएनयू से जुड़े विवाद में देख चुके हैं। इस आतंकी मकबूल भट्ट को छुड़ाने के लिए आतंकियों ने ब्रिटेन के दूतावास में काम कर रहे एक भारतीय रविंद्र महात्रे को अगवा कर लिया। ध्यान दीजिए कि यह घटना फरवरी 1984 की थी, यानी कश्मीर में आतंकवाद 19 जनवरी 1990 के दौर से काफी पहले पैर पसार चुका था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने रविंद्र महात्रे के बदले में रुपयों और मकबूल बट को छोड़ने की मांग की थी। भारत सरकार ने मांग पूरी नहीं की। मकबूल बट को सजा हुई और रविंद्र महात्रे की बर्मिंघम में ही हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र महात्रे को अपहरण के बाद बर्मिंघम के एलम रॉक इलाके में रखा गया था। यह इलाका मीरपुरी मोहम्मडनों का इलाका माना जाता है, जहां अभी भी कई पाकिस्तानियों की कपड़े की दुकानें और रेस्तरां वगैरह मिल जाएंगे। इस मामले में तब 2 आतंकी पकड़े गए थे और ब्रिटेन में भी आतंकियों को छुड़ाने के लिए आंदोलन हुए थे। एक तीसरा आतंकी बहुत साल बाद 2004 में पकड़ा गया। रविंद्र महात्रे के नाम पर आज महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक पुल है। ये अलग बात है कि पुणे शहर से कश्मीर के इस्लामिक आतंकवाद का संबंध कम ही लोगों को पता होता है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि भला इस मामले का हिंसक हिजाबियों से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि मकबूल बट का मामला रविंद्र महात्रे की हत्या पर खत्म नहीं हुआ था। मकबूल बट के मामले की सुनवाई जिस जज ने की थी उनका नाम था नीलकंठ गंजू। उन्होंने अगस्त 1968 में मकबूल बट को सजा सुनाई थी। इस सजा को सुनाने का नतीजा कई वर्ष बाद नीलकंठ गंजू को भुगतना पड़ा। जब 4 नवंबर 1989 को नीलकंठ गंजू घर लौट रहे थे तो 3 आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। ये तारीख भी 1990 से पहले की ही थी और जैसा कि माना जाता है इस वक्त कश्मीर में जगमोहन राज्यपाल नहीं थे। उस समय कृष्णा राव राज्यपाल थे। नीलकंठ गंजू उस दौर में मारे गए पहले व्यक्ति भी नहीं थे। उनकी हत्या से कुछ दिन पहले टीकालाल टपलू की हत्या भी हुई थी। मोटे तौर पर कहें तो इतिहास पर एक नजर ही कश्मीर के बारे में सुनाए जाने वाले पांडे जी की सीटी के नैरेटिव को बिगाड़ देती है। फिर से वापस हिंसक हिजाबियों पर चलें तो यही नीलकंठ गंजू की हत्या कश्मीर मामले से
हिंसक हिजाबियों के आतंक को जोड़ देती है। जब स्कूलों में जबरन बुर्का रिवाज लागू करने के हथकंडों को उच्च न्यायालय ने साफ गलत बता दिया, तो फिर से आतंक के समर्थक यानी हिंसक हिजाबी जजों को धमकियां दे रहे हैं। इस सिलसिले में कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के उन 3 न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिन्होंने बुर्के पहनी लड़कियों के मामले में फैसला दिया है। भारत में जहां कथित रूप से हिंदू बहुसंख्यक हैं और तथाकथित असहिष्णु भी हिंदू ही हैं, वहां सबरीमाला मामले पर फैसले देने के लिए किसी जस्टिस को सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी थी। भारत में बुर्का विवाद पर फैसला देने पर न्यायाधीशों को सुरक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि असल में असहिष्णुता कहां छुपी बैठी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जस्टिस नीलकंठ गंजू का मामला था। यहाँ डर यही है कि कहीं जैसा जस्टिस नीलकंठ गंजू के साथ कश्मीर में हुआ था, वैसी कोई वारदात न हो। और इस मामले में हिंसक हिजाबियों की हरकत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कश्मीर में जस्टिस नीलकंठ गंजू के मामले में हुआ था। इन दोनों मामलों का साम्य हमें ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि कैसे स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को ये पता था कि उच्च न्यायालयों में PIL कैसे दाखिल होते हैं। आमतौर पर तो स्कूल कॉलेज की छात्राओं को, हमारे आपके घर के बच्चों को एक RTI का आवेदन भरना भी नहीं आता। कैसे वकील किया जाएगा, कैसे एक ड्राफ्ट लिखकर मामले को अदालत में ले जाया जाएगा, कैसे जिस दिन उच्च न्यायालय में फैसला आया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाया जाएगा, ये सब बिना इकोसिस्टम के तो नहीं होता। और ये सवाल हमें अपनी अगली कड़ी की बातचीत पर ले चलता है। अगली कड़ी में हम लोग इसी बुर्का विवाद के जरिए देखेंगे कि इकोसिस्टम बनता कैसे है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।